ध्यान रखेंगे मित्रों, विगत वर्षों के अगर प्रश्नों के स्वरूप को देखा जाए, हम लोग प्रश्न भी अभी यहां से पिक करेंगे जैसे हमारा ये टॉपिक फिनिश होगा। तो अगर प्रश्नों के स्वरूप को देखा जाए तो सागरीय पारितंत्र से कई बार विभिन्न प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंतर्गत आए हुए हैं। इसलिए इस पर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य बनता है। मित्रों, एक एक बातें ध्यान से समझते चलेंगे। मैं क्रमवार बहुत ही आसान तरीके से और स्लो मोशन में चीजों को समझाता हुआ चलूंगा। ओके मित्रों, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सागरीय जलीय पारितंत्र को समझने के क्रम में कि सागर का पारितंत्रीय दृष्टिकोण से विभाजन किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। कल की क्लास में हमने बात की थी मित्रों ऊर्जा के क्रम में, और यह भी बताया था कि पारितंत्र के रेगुलेशन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके कई कारक हो सकते हैं, ऊर्जा प्राप्ति के कई स्रोत हो सकते हैं, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या सूर्य प्रकाश की प्राप्ति के दृष्टिकोण से सागरीय जैव पारितंत्र को सर्वप्रथम हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। हम तीन भागों में विभाजित करते हैं जिसे मित्रों आप यहां पर देखेंगे। यहां पर देखेंगे कैसे, देखो एक हम रफ स्केच मैप बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक तली है, सागरीय तली है, सागरीय बॉटम है। सागरीय बॉटम के एक ओर के पक्ष को हम यहां पर चित्र में प्रदर्शित करने की कोशिश करें। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा मित्रों कि जैसे ही हम स्थल खंड से सागर की ओर जाते हैं तो सर्वप्रथम स्थल का डूबा हुआ भाग सागर में प्राप्त होता है जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप की प्राप्ति होती है। स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज आता है और राइज लास्ट में सबमरीन ट्रेंचेज में जाकर डिसअपियर हो जाता है और ये यहाँ से सागरीय नितलीय मैदान या एबिशल प्लेन स्टार्ट हो जाता है। जो ये सेक्शन है मित्रों, ये सागरीय प्लेट का हिस्सा है। ये सागरीय प्लेट का हिस्सा है जो कि बेसाल्टिक चट्टानों से बना है, जबकि यह महाद्वीपीय प्लेट का हिस्सा है। हम चूंकि बात कर रहे हैं सागर के संदर्भ में, सागर के संदर्भ में बात करना है तो इसे लो हम जल से डुबा देते हैं। ये सारा का सारा हिस्सा जो आपको सागर की भांति दिखता है मित्रों, अगर उसकी जियोलॉजी को देखा जाए, उसकी भूगर्भिक संरचना को देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से। अगर दूसरे पक्ष की ओर भी जाएंगे, दूसरे तरफ भी जाएंगे तो वह कुछ ऐसा ही प्राप्त होगा, कुछ ऐसा ही प्राप्त होगा। तो यहां पर समझो मित्रों मेरी बात, अगर इसकी बात करें हम सी लेवल की, ये सागर तल प्राप्त हुआ जिसकी ऊंचाई को हम शून्य मानते हैं। तो प्रथम एक बात कि आखिर सी लेवल क्या होता है, यह शून्य ऊंचाई का क्षेत्र कौन सा है, सी लेवल कैसे निर्धारित होगा। तो मित्रों एक लाइन में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सागरीय जल क्षेत्र की विशेषता है कि इसमें ज्वार एवं भाटा की प्राप्ति होती है। हाई टाइड्स आते हैं एवं लो टाइड्स प्राप्त होते हैं। हाई टाइड्स की दशा में मित्रों जल तल ऊंचा हो जाता है, जबकि लो टाइड्स की दशा में जल तल नीचा हो जाता है। सपोज ये लाइन हाई टाइड की है और ये लाइन लो टाइड की है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हाई टाइड एवं लो टाइड के मध्य की जो माध्य रेखा होती है, माध्य ऊंचाई की रेखा होती है, उस माध्य ऊंचाई की रेखा को ही सी लेवल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 0 रहती है। ध्यान रखेंगे मित्रों कि कहीं भी सागर की गहराई हो या महाद्वीपीय खंड की ऊंचाई हो, उसका मापन सी लेवल से ही किया जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में यह सी लेवल की डेटम लाइन, आधार लाइन कहां से मानी जाती है मित्रों, आपको पता है कि चेन्नई के समीप अवस्थित मैरीना बीच की ऊंचाई को 0 माना गया है और इसके सापेक्ष ही सागर की गहराई और महाद्वीपीय खंडों की
ऊंचाई का मापन किया जाता है। तो पहुंचते हैं अपने खंड में फिर से। ये जो सी लेवल प्राप्त हुआ, तो अब सागरीय जैव पारितंत्र की हमें बात करनी है। तो पहले प्रकाश की प्राप्ति किस प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रही है, इस पर चर्चा प्रस्तुत करते हुए हम सागर को 3 मंडलों में विभाजित करते हैं। सागर के वह 3 मंडल कौन से हैं मित्रों? पहला मंडल है फोटिक जोन अर्थात प्रकाशित मंडल। तो दूसरा मंडल आता है डायस्फोटिक जोन। कौन सा आता है मित्रों? डायस्फोटिक जोन आता है। विसरण मंडल कहते हैं, धुंध मंडल कहते हैं इसे। और तीसरा आता है एफोटिक जोन, जहां पर प्रकाश की प्राप्ति नहीं होता अर्थात अप्रकाशित मंडल। अप्रकाशित मंडल। तो सागर में ये कितनी कितनी गहराई पर प्राप्त होते हैं? तो मित्रों मेरी बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य की किरणें सागरीय जल क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश करती हैं। सूर्य की किरणें सागरीय जल क्षेत्र में चूंकि 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश करती हैं प्रत्यक्षतः, इसलिए सी लेवल से 200 मीटर की गहराई तक का यह क्षेत्र फोटिक जोन के नाम से जाना जाता है, प्रकाशित मंडल के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इसकी विशेषता क्या होगी? ध्यान से समझना मेरी बात, कि चूंकि यहां सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है, सूर्य प्रकाश की उपलब्धता में प्रकाश संश्लेषण की आदर्श दशाएं निहित हैं। इसी के कारण यहां पर प्रचुर रूप से सागरीय घास या सागरीय शैवाल की प्राप्ति होती है, जिसे आप लोग पादप प्लवक के नाम से, फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से जानते हैं। मित्रों इस मंडल में सूर्य प्रकाश की उपलब्धता के कारण सागरीय घास अर्थात सागरीय पादप प्लवक का प्रचुर विकास होता है। पादप प्लवक उत्पादक की भूमिका निभाती है। मित्रों आपको पता है जहां उत्पादक होगा तो उत्पादकों द्वारा संचित की गई ऊर्जा को कंज्यूम करने के लिए उपभोक्ता वर्गों की भी उपस्थिति निश्चित रूप से पाई जाएगी। तो यहां पर इन उत्पादकों को खाने के लिए सागरीय जल में उपस्थित शाकाहारी सूक्ष्म जीव जंतु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। और जहां यह सूक्ष्म शाकाहारी जंतु उपस्थित होंगे, वहां पर ही इन्हें खाने वाले मांसाहारी सर्वाहारी वर्गों की प्रमुखता होगी। मित्रों इस प्रकार से सागरीय जल क्षेत्र का यह मंडल है मित्रों, जहां लगभग 99% जैव विविधता तथा सागरीय जल क्षेत्र का 99% से अधिक जैव द्रव्यमान अर्थात बायोमास पाया जाता है। एक बार फिर से समझो मित्रों, सूर्य की किरणें सागरीय जल क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश करती हैं। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, डायग्राम्स साथ साथ बनाएंगे, अपने लिए आवश्यक जो शब्द हों, सेंटेंस हों, फैक्ट्स हों, उन्हें भी मित्रों लिखते हुए चले जाएंगे। 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश करने के कारण इसे प्रकाशित मंडल कहते हैं। प्रकाश की उपलब्धता रहती है। प्रकाशित मंडल प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल है, इसलिए यहां सागरीय जल क्षेत्र का सर्वाधिक पादप समुदाय, पादप प्लवक समुदाय बहुगुणित होता है, विकसित होता है, मल्टीप्लिकेटेड होता है। यह उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। जहां पर प्रोड्यूसर होते हैं वहीं पर ही कंज्यूमर्स की उपस्थिति होती है। तो उत्पादकों की उपस्थिति के कारण यहां शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी वर्गों के साथ साथ प्रचुर मात्रा में अपघटकों की उपस्थिति होती है। इसीलिए यहां सागर का सर्वाधिक जैव विविधता तथा सर्वाधिक जैव द्रव्यमान उपस्थित रहता है। मित्रों प्रकाश मंडल की यही महत्वपूर्ण विशेषता है।
99% बायोडायवर्सिटी और इससे कहीं अधिक बायोमास सागरीय जल क्षेत्र का फोटिक जोन में ही प्राप्त होता है। दूसरा मंडल आता है मित्रों, जिसकी सागरीय जल क्षेत्र में गहराई लगभग 1000 मीटर तक। हार्डकोर नहीं है, ये जल के स्वभाव पर डिपेंड करेगा, लेकिन मान लेते हैं मित्रों लगभग औसत रूप से 1000 मीटर की गहराई तक का दूसरा मंडल डायस्फोटिक जोन है, जिसे विसरण मंडल कहा जाता है। चूंकि यहां पर धुंधले प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसलिए यह धुंध मंडल भी कहलाता है। धुंधला प्रकाश, डिम लाइट या ट्यूबलाइट, डिम लाइट होने के कारण यह डिम वाटर जोन भी कहलाता है। आखिर यहां किस प्रकार से यह धुंधला प्रकाश आता है? हमेशा ध्यान रखेंगे मित्रों कि यहां पर जो जल कण होंगे, जैसे ही जल कणों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणों को यह जल कण यहां पर विसरित कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, बिखेर देते हैं। तो इन जल कणों के द्वारा प्रकीर्णित एवं विसरित प्रकाश ही इस मंडल में फैलकर धुंधला प्रकाश उत्पन्न करता है। चूंकि विसरित प्रकाश प्राप्त होता है, इसीलिए इसे विसरण मंडल के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यहां पर सागरीय जल की गहराई बढ़ रही है। निश्चित रूप से प्रकाश के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है, ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आती है, सागरीय जल का दाब भी निरंतर बढ़ता जाता है। तो जीव जंतुओं की संख्या में कमी, जीव जंतुओं की प्रजातियों की मात्रा में कमी आती है, तथा दूसरी बात ध्यान से समझेंगे, वही जीव प्राप्त होगा जो धुंध प्रकाश में जीविकोपार्जन कर सकता होगा। तो मित्रों, यहां पर सागरीय जैव पारितंत्र की अगर तुलना करें कि मात्रा कितनी प्राप्त होगा, सागरीय जल का जीवन कितना प्राप्त होगा, तो 1% से कम, 99% तो लगभग फोटिक जोन में हो गया। यहां पर 1% से भी कम जैव विविधता सागर की पाई जाती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से सूक्ष्म जीव ही यहां पर विकसित होते हैं। मित्रों, कुछ मात्रा में ऐसे भी प्रवसनकारी जीव यहां पर आते हैं जिनको माइग्रेटरी फिशेस के नाम से आप जानोगे, डिमॉर्सल फिशेस के नाम से आप जानोगे, जो कभी तो गहरे सागर की ओर प्रवेश करते हैं और कभी उथले सागर की ओर जाते हैं। तो उनका भी यहां पर आवागमन निरंतर अवान्तर प्राप्त होता है। 1000 मीटर से गहराई के नीचे का क्षेत्र मित्रों, 1000 मीटर से गहराई के नीचे तक का क्षेत्र, अर्थात सागर की तली तक का क्षेत्र एफोटिक जोन कहलाता है, अप्रकाशित मंडल कहलाता है। चूंकि यहां प्रकाश की उपलब्धता बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इसे अप्रकाशित मंडल कहते हैं, एफोटिक जोन कहते हैं। मित्रों, आपको पता है अगर प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषी पादप वर्ग यहां पर उपस्थित नहीं होगा। कल की क्लास में हमने ऑटोट्रॉप्स के संदर्भ में 2 बातें समझाई थी कि ऑटोट्रॉप्स 2 प्रकार का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स तो दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो मित्रों, इस गहराई पर जाते जाते तापमान और घट जाता है, दाब और अधिक बढ़ जाता है। तापमान कम है, दाब अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, प्रकाश अनुपस्थित है। तो यहां कुछ सूक्ष्म रासायनिक संश्लेषी जीव ही पाए जाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स पाया जाता है। कुछ सूक्ष्म रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया आदि पाई जाती है, जिसकी मात्रा सागरीय जलीय पारितंत्र के संदर्भ में 0.1% से भी कम होती है। क्योंकि इसकी मात्रा अत्यंत कम है, इसीलिए सागरीय जल क्षेत्र में से जो अप्रकाशित मंडल है, इसे मैरीन
मैरीन बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है, सागरीय जैव मरुभूमि कहा जाता है। यूपीएससी ने मित्रों इस प्रश्न को पूछा हुआ है कि सागरीय जल क्षेत्र का कौन सा भाग है जिसे सागरीय जैव मरुभूमि के नाम से संबोधित करते हैं, तो वह यही क्षेत्र है, अप्रकाशित मंडल है, जहां जीवों की संख्या, जीवों की मात्रा, जीवों की विविधता अत्यंत कम है। दुर्लभ प्रकृति के जीव कुछ प्राप्त होते हैं, परंतु अत्यंत कम मात्रा में सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। तो यह क्षेत्र ही मैरीन बायोलॉजिकल डेजर्ट मित्रों कहलाएगा। तो प्रकाश की प्रवेशता के आधार पर इन तीन मंडल में जीवों की उपस्थिति को आप देखते हो कि फोटिक जोन से डायस्फोटिक, डायस्फोटिक से एफोटिक की ओर जाते हुए जीवों की मात्रा तथा जीवों की विविधता में निरंतर कमी आती जाती है, निरंतर कमी आती जाती है। मित्र, जो ये प्रकाश की उपलब्धता है, प्रकाश की उपलब्धता जीवों की विविधता को और किस प्रकार से प्रभावित करती है, सागरीय जैव पारितंत्र को और किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, इसे समझने के लिए एक और डिवीजन हम प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसे आप भली भांति प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों देखिए, यहां पर लेंगे इसे, दिस वन, आपके सामने एक ये डायग्राम दिख रहा होगा। सागरीय पारितंत्र नाम से हमने इसमें हेडिंग दिया है। यह सागरीय जैव पारितंत्र भी कहला सकता है। मित्रों, यह सागरीय जैव पारितंत्र का डिवीजन है। भली भांति प्रकार से इसे देखेंगे। हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको छोटे, आपके मोबाइल फोन के चित्र में समझ में नहीं आ रहे हों कि यहाँ क्या लिखा है। मैं एक एक बातें एक्सप्लेन करूंगा मित्रों, बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बस पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, एक एक बातें लिखते हुए चले जाएंगे। मित्रों, विषय की गहनता क्रमिक रूप से अब बढ़ती हुई चली जाएगी। आज की क्लास में तो नहीं, बट कल की क्लास से आप में करंट्स इवेंट्स भी जुड़ते चले जाएंगे, करंट रिपोर्ट्स भी जुड़ती हुई चली जाएंगी। इस प्रकार से अब आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि पारितंत्र एवं पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन के एक लेवल को हमने प्राप्त किया है। पहले शुरुआती दौर में तो आपको ऐसा लग सकता है कि बच्चों की तरह क्लास चल रही है। सच्चाई है कि वो बच्चों की तरह की क्लास है। जीव क्या है? जिसमें जीवन है वही जीव है। संख्या क्या है? एक जाति के जीवों का समूह पारिस्थितिक जनसंख्या है। सरल सरल सी बातें। तो समुदाय क्या है? कि वैसे जीव जो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्टेड हैं, उनका समूह ही समुदाय है। बहुत छोटी छोटी बातें थी। तो आगे कल की क्लास में हमने केवल परिचय दिया, पारितंत्र क्या है, उसके घटक क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसका क्षेत्र विस्तार क्या है। पर आज की क्लास मित्रों कल की क्लास की तुलना में अधिक गहनता लिए हुए होगी, इसलिए ठीक प्रकार से समझते चलेंगे। यहां से प्रश्नों के सिलसिले मित्रों प्रचुर रूप से शुरू होते हैं। तो देखो, हमने सर्वप्रथम एक शब्द आज की क्लास में समझाया कि व्हाट इज सी लेवल, सागर तल क्या कहलाता है। उस संदर्भ में दो बातें की, एक हाई टाइड की बात की, दूसरी लो टाइड की बात की। एक उच्च ज्वार की बात की हमने और एक निम्न ज्वार की बात की। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो पर्यटन के लिए समुद्री तट क्षेत्रों में, बीचेज एरियाज में जरूर गए होंगे। नहीं भी गए तो कोई बात नहीं है मित्रों, आईएएस बनिए, भारत सरकार के द्वारा जाइए आप, है ना। भारत सरकार के प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी के साथ आप जाइए भारत भ्रमण के लिए, मैं तो यही चाहूंगा। हालांकि भारत को देखना चाहिए, भारत को जानना चाहिए, भारत के कण कण को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आपको तिथि समय निर्धारित नहीं करना है कि आप कब जाएंगे, पर पहले वर्तमान में आपका जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए नित्य प्रतिदिन जितनी क्षमता है उसे आप झोंक देंगे। मित्रों यहां आइए, चलिए बात करते हैं